Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 21st of April 2022, Thursday. Motivation of the day is don't worry about failure, you only have to be right once. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. LIC IPO, government may seek exemption from new norms. रिसेंटली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और आरबीआई ने एंकर इन्वेस्टर्स को लेकर के कुछ नॉर्म्स में चेंज किया था. नॉर्म्स मतलब लॉकिंग पीरियड में कुछ चेंजेस किए थे, कैप्स कुछ मॉडिफाई किए थे रिलेटेड टू नेट हाई वर्थ इंडिविजुअल एज वेल एज द एंकर इन्वेस्टर. और हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट इज़ ऑल सेट टू लॉन्च फॉर LIC IPO. तो गवर्नमेंट ने RBI और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से एंकर इन्वेस्टर्स को लेकर के जो नए नॉर्म्स हैं उन पर स्पेशल डिस्पेंशन मांगा है स्पेशली फॉर LIC IPO. डिस्पेंशन को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोले तो एग्जेम्पशन की डिमांड करी है गवर्नमेंट ने. सो गवर्नमेंट इज सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम द न्यू नॉर्म्स on anchor investors and net high worth individuals or high net worth individuals on initial public offerings of Life Insurance Corporation of India as per the people aware about the matter. और कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि LIC के IPO को लाने के लिए गवर्नमेंट ने FDI पॉलिसी में चेंजेस किए, कॉरपोरेशन LIC एक्ट जो है उसमें चेंज किया, इसके बाद फेमा में भी चेंज किया जस्ट टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन और लॉन्चिंग ऑफ LIC IPO. अब एंकर इन्वेस्टर्स को लेकर के जो नॉर्म्स हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को लेकर के जो नॉर्म्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस नॉर्म्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी के, उन पर भी गवर्नमेंट एग्जेम्पशन मांग रही है. सो विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2022 द लॉक इन पीरियड फॉर एंकर इन्वेस्टर्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड to 90 days for 50% of those applying under the anchor investors category. तो इस न्यूज़ को समझने के लिए हमें एंकर इन्वेस्टर्स को समझना ज़रूरी है. एक आप डिस्क्रिप्शन जो प्लेलिस्ट है उसमें एक सेपरेट वीडियो है एंकर इन्वेस्टर्स पर, आप उससे जाकर के देख सकते हैं. बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स ऐसे नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि IPO के जस्ट एक दिन पहले, IPO के लॉन्च होने के जस्ट एक दिन पहले उसमें इन्वेस्ट करते हैं जस्ट टू क्रिएट द हेल्दी सेंटिमेंट्स एंड हेल्दी डिमांड अमंग द रिटेल इन्वेस्टर्स. तो ये किसी भी IPO के लॉन्च होने के एक दिन पहले ये उसमें एक बड़ा और सिग्निफिकेंट IPO का पोर्शन खरीदते हैं, जिससे ये इंडिकेशन होता है कि अगर ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस IPO इज़ गोइंग टू बी द प्रॉफिटेबल वेंचर. तो जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ होता है. और इन्हीं एंकर इन्वेस्टर्स को लेकर के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली लॉक इन पीरियड चेंज किया था जो कि April 1 से इम्प्लीमेंटेशन में आ चुका है. पहले कितना लॉक इन पीरियड था? 30 डेज़ का था. मतलब अगर कोई एंकर इन्वेस्टर्स या HNI इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी IPO में तो मिनिमम 30 डेज़ तक वो अपने स्टॉक्स को सेल नहीं कर सकते हैं या सेल नहीं कर सकते थे. अब इस 30 डेज़ को इंक्रीज़ करके 90 डेज़ कर दिया गया. क्यों कर दिया गया? जस्ट टू ensure that there should be no compromise with the interest of the retail investors. ऐसा ना हो कि ये, क्योंकि रिसेंटली IPOs की जो भरमार देखने को मिली है इंडियन इकॉनमी में, उसके बाद से रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, उनके राइट को इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस लॉक इन पीरियड को एक्सटेंड करके 90 डेज़ का कर दिया है. इट मीन्स जो भी एंकर इन्वेस्टर किसी भी IPO में इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम 90 डेज़ तक, 90 दिनों तक वो अपने स्टॉक्स को सेल नहीं कर पाएंगे. 90 दिनों तक उन्हें वो स्टॉक्स, वो शेयर होल्ड करके रखना पड़ेगा. इसके अलावा RBI हैज़ इम्पोज्ड अ कैप ऑफ 1 crore ऑन IPO फंडिंग बाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. तो RBI ने NBFCs पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं रिसेंटली IPO फंडिंग को लेकर, क्योंकि NBFCs का भी एक्सपोजर इंक्रीज़ हो रहा था IPOs में. तो NBFCs पर भी 1 crore का जो कैप है वो लगा दिया है
आरबीआई ने। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज एक्चुअली आस्किंग फ्रॉम आरबीआई एज वेल एज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कि जो आपने ये नए नॉर्म्स लाए हैं आईपीओ की फंडिंग को लेकर के और एंकर इन्वेस्टर्स को लेकर के, इनसे हमें एग्जेम्प्ट कर दीजिए फॉर एलआईसी आईपीओ। क्यों ऐसा कह रही है, क्योंकि एलआईसी आईपीओ विल बी द फर्स्ट मेजर IPO दैट विल एक्चुअली टेस्ट दीज न्यू नॉर्म्स, क्योंकि अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट हुए हैं, 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हुए हैं और अभी इस ड्यूरेशन में कोई भी IPO नहीं आया। तो LIC IPO likely to be the first major share sale to test this particular new norms, और गवर्नमेंट किसी भी तरह के ट्रायल एंड एरर पर नहीं जाना चाहती। And that is why government is asking RBI and RBI SEBI to relax the new anchor locking requirement as well as the 1 crore cap on IPO funding by NBFCs। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये IPO जो आ रहा है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल सिचुएशन में आ रहा है, मार्केट इज़ हाईली वोलाटाइल। हम 5 ट्रेडिंग सेशन से डिस्कस कर रहे हैं कि जो मार्केट है इंडाइसेस हैं वो डाउन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द HDFC, बिकॉज ऑफ द Infosys Q4 रिजल्ट्स। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी इस पर्टिकुलर डोलड्रम की सिचुएशन में, वोलाटाइल सिचुएशन में, वी आर नॉट इन द पोजीशन टू टेस्ट एनी न्यू नॉर्म्स। और LIC IPO जो होगा वो पहला ऐसा मेजर शेयर सेल होगा जो कि नए नॉर्म्स को टेस्ट करेगा। अभी तक इस ड्यूरेशन में कोई भी और IPO नहीं आया है। हालांकि अभी गवर्नमेंट के साइड से कोई फॉर्मल एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर रिलैक्सेशन को लेकर के नहीं सेंड किया गया है, बट येस गवर्नमेंट इज ऑल रेडी टू आस्क फॉर एग्जम्पशन। सो दीज आर द न्यू नॉर्म्स रिलेटेड टू IPO, जहां पर एंकर इन्वेस्टर्स के लॉक इन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है, NBFCs के को कैपिंग कर दी गई है, 1/3 ऑफ HNI category to be reserved for those investing between 2 lakhs and 10 lakhs. Minimum cap between upper and lower limit of the price band has also been modified. Cap on how much IPOs can raise for general corporate purpose. All these norms has been changed and government is seeking relaxation from these norms. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4 of Business Standard. RBI's latest norms won't be disruptive to NBFCs. कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि NBFCs के लोन एक्सपोजर को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किए, कुछ गाइडलाइंस मॉडिफाई करी, जैसे कि NBFCs और जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके बीच का जो रेगुलेटरी गैप है वो कम हो सके। बेसिकली NBFCs को कमर्शियल बैंक्स के ऑन पार लाने के लिए जो रेगुलेटरी गैप था रिलेटेड टू द लेंडिंग, रिलेटेड टू द एक्सपोजर, उसको मॉडिफाई किया। और इस मॉडिफिकेशन के बाद कई सारे एक्सपर्ट्स और जो हैं एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, उन सब का एक कहना था, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आया था। कुछ का एक कहना था कि जो ये नए नॉर्म्स आए हैं, लेटेस्ट नॉर्म्स आए हैं RBI के, दैट आर एक्चुअली डिसरप्टिव टू NBFCs। ये एक ओपिनियन उठ रहा था, द लेटेस्ट नॉर्म कंसर्निंग द large exposures, additional disclosures and lending to the directors। कल अगर आपने कल की न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखी है तो इस न्यूज़ को समझने के लिए आप कल की न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हैं, जहाँ पर एक्सपोजर को लेकर के कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप या कैपिटल बेस के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप नहीं, कैपिटल बेस के अकॉर्डिंग कुछ नॉर्म्स चेंज किए गए। 22-35% तक का एक्सपोजर अलाउ किया गया है NBFCs को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल बेस। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स को जो लेंडिंग होती है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर वो किसी भी तरह का लोन लेते हैं तो उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं। एडिशनल डिस्क्लोजर की डिमांड करी गई है NBFC से ऑन पार विद बैंक्स। और ये सारे जो नॉर्म्स लाए हैं जो RBI ने, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा था। कई सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वेटरन्स थे, उनका ये कहना था कि जो नए नॉर्म्स आए हैं NBFCs को लेकर के, ये NBFCs का होल ऑब्जेक्टिव जो है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि NBFCs कैन नॉट वर्क ऑन पार विद बैंक्स। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट का इस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर किया है, जहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो लेटेस्ट नॉर्म्स हैं RBI के ऑन NBFCs, दीज नॉर्म्स आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू डिसरप्ट द NBFCs। क्यों? क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हम इन नॉर्म्स को देखें और इनकी एप्लीकेबिलिटी को देखें, कंप्लाइंसेस को देखें, तो ये नॉर्म्स केवल और केवल कुछ NBFCs, कल भी हमने डिस्कस किया था, अप्रॉक्सीमेटली 10 जो टॉप NBFCs हैं,
केवल और केवल उन पर एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू रिटेल एंड माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमईज में। तो एमएसएमईज की कैटेगरी में आने पर उन्हें ऑलरेडी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जो अगर हम देखें एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी और इन नॉर्म्स की जो नए नॉर्म्स आए हैं, ये केवल और केवल 10 जो टॉप एनबीएफसीज हैं उन पर एप्लीकेबल होगा, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एज पर वन ऑफ द expert or senior director and deputy chief rating officer CRISIL, they are not expecting any material impact because most of the NBFCs, as their focus is on retail and MSME segment, so they are actually out of this purview. तो ऐसे सेगमेंट जहाँ पर एक्सपोजर को लिमिट किया गया है, जहाँ की एनबीएफसीज को एक्सपोजर पर लिमिट किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एनबीएफसीज हैं दे बिलोंग्स टू एमएसएमई सेगमेंट, तो वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हैं। तो एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये फ्रेमवर्क है दैट इज़ रिलेवेंट टू दोज एनबीएफसीज विच आर लेंडिंग टू कॉरपोरेट एंड होल सेल सेगमेंट। और जबकि अगर हम इंडिया के केस में देखें तो ऐसी कंपनीज, ऐसी एनबीएफसीज का जो नंबर है वो बहुत कम है, इवन लेस देन 10। तो एक तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, सिंगल काउंटर पार्ट एक्सपोजर विल नॉट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एग्जिस्टिंग अर्लियर। तो जो सिंगल काउंटर पार्टी एक्सपोजर को लेकर के नॉर्म्स है कि एक सिंगल एंटिटी जो कितना मैक्सिमम एक्सपोजर कर सकती है लोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल, उसको लेकर के जो नॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी मोर और लेस सिमिलर हैं जो पहले से इम्प्लीमेंट थे। हाँ, ग्रुप एक्सपोजर की लिमिट को जो 25% तक डाउन किया गया, जो कि पहले 40% थी, इसका थोड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इन पास्ट 2 to 3 years, many NBFCs have raised their capital and increased their net worth and tier 1 capital, which in the context of muted growth has meant the leverage levels have come down. तो जो सिंगल एंटिटीज़ हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा नॉर्म्स में चेंज नहीं हुए हैं। मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज बिलोंग्स टू एमएसएमई सेगमेंट। केवल और केवल जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो ग्रुप एक्सपोजर लिमिट में देखने को मिलेगा, जिसको 40% से रिड्यूस करके 25% ऑफ कैपिटल बेस कर दिया है। तो एक्सपर्ट्स आर ऑफ ओपिनियन दैट दीज न्यू नॉर्म्स आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सेक्टर और एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और किसी पर्टिकुलर स्पेशल सेक्टर को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड लार्ज एनबीएफसीज आर ऑलरेडी बीइंग कवर्ड बाय द डिफरेंट रेगुलेशंस दैट आर akin to the banks, and we all know over the years RBI has been trying to narrow down the regulatory gap between the shadow banks and banks, और जिसका सीधा सीधा हम जैसे कि रिजल्ट हमें देखने को मिला HDFC और HDFC बैंक के मर्जर में। ये इसी वजह से मर्जर, क्योंकि जो गैप था, रेगुलेटरी गैप और जो फंक्शन को लेकर के जो डिफरेंशिएशन था, वो सब एक्चुअली अब डन अवे हो रहा है। दैट इज़ वाई वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर HDFC एंड HDFC बैंक मर्जर। तो फिलहाल के लिए इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स आर नॉट एंटिसिपेटिंग एनी बिग चेंज इनटू एनी स्पेसिफिक सेक्टर और एनबीएफसीज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑन द रोड टू 75 डिजिटल बैंक्स। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसने रिसेंटली अनाउंस किया है वॉशिंगटन में इंडिया इज़ गोइंग टू हैव 75 डिजिटल बैंक्स इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। उसी न्यूज़, उसी अनाउंसमेंट को लेकर के ऑथर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किए। दिस इज बेसिकली एन एडिटोरियल और ओपिनियन, जहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि दिस इज़ अ वेरी गुड अनाउंसमेंट। 75 डिजिटल ओनली बैंक्स और नॉन बैंकिंग कंपनीज को ओपन करना दिस और सेटअप करना दिस ईयर इज़ एक्चुअली एन एक्साइटमेंट। और जो बजट, यूनियन बजट में जो गवर्नमेंट ने बोला था उसी को रीइटरेट करना या उसी पाथ को फॉलो करना है। तो बेसिकली ऑथर ने वेलकम किया है इस मूव को, लेकिन यहाँ पर ऑथर ने कुछ क्वेश्चन मार्क रेज किए हैं, चैलेंजेस रेज किए हैं कि ये कहना तो बहुत आसान है 75 डिजिटल बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को इस्टेब्लिश किया जाएगा इस साल, बट व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद दिस अनाउंसमेंट और दिस पॉलिसी फ्रेमवर्क, और कैसे गवर्नमेंट इतनी कम टाइम पीरियड में 75 डिजिटल बैंक्स को स्टैब्लिश कर पाएगी। तो इन सारे इश्यूज़ को यहाँ पर ऑथर ने डिस्कस किया। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर ने रेज किए हैं। तो ऑथर का कहना है कि अगर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBU के एस्टैब्लिशमेंट की बात करी जाए तो हमें 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो
साथ साथ पढ़ने पड़ेंगे उसके चैलेंजेस को समझने के लिए। 2 डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स? रिसेंटली आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लेकर के अप्रैल 7 दिस ईयर। तो एक तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा, और एक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई थी ऑन डिजिटल लैंडिंग। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस न्यूज़ ऑल्सो, नवंबर 18 को आई थी, 2021 में ये न्यूज़ है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लेकर के, उनके एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के जो गाइडलाइंस है, जो फ्रेमवर्क है, उसको चॉक डाउन करती हैं। तो एफएम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का जो अनाउंसमेंट था वॉशिंगटन में 75 DBUs के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इशू में अर्जेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट दीज 2 डॉक्यूमेंट्स आर एक्चुअली very important to read together to better appreciate the finance minister's Washington announcement. उनके इस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग द डिसबर्समेंट थ्रू डिजिटल मोड्स, फॉर एग्जांपल सैम्पल बैंक एंड NBFCs ग्रू मोर देन 12 फोल्ड्स, 12 गुना बढ़ा है 2017 के कंपैरिजन में। और अभी के अकॉर्डिंग इट कॉन्स्टिट्यूट और अकाउंटेड फॉर 75% एंड 10% ऑफ टोटल असेट्स ऑफ बैंक्स एंड NBFCs फॉर फाइनेंशियल ईयर 20। और अगर डिजिटल मोड्स के थ्रू जो लेंडिंग्स हो रहे हैं, जो लोन्स दिए जा रहे हैं, अगर उसको कंपेयर करें बैंक्स के या NBFCs के, तो जो डिजिटल लेंडिंग है दैट इज स्टिल एट इट्स नेसेंट फेज और नेसेंट स्टेज फॉर बैंक्स कंपेयर टू द फिजिकल। दीज फिगर्स वर डायमेट्रिकली अपोजिट फॉर NBFCs। और इंडिया में जो एक थोड़ा सा प्रेफरेंस देखने को मिलता है, दैट इज बैंक्स आर कंसीडर्ड एज अ मेन वेंडर्स ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री। इट इज क्लियर दैट दे हैव लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू व्हेन इट कम्स टू द लेंडिंग वाया डिजिटल मोड। तो बैंक्स अगर मेजर लेंडर्स हैं, मेजर वेंडर्स हैं फॉर क्रेडिट इन द कंट्री, तो डेफिनेटली बैंक्स भी अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेंगे जस्ट टू इंक्रीज देयर लेंडिंग वाया डिजिटल मोड्स। ऐसा क्यों नहीं होगा, या ऐसा क्यों बैंक्स नहीं करेंगे, जबकि बैंक्स को पता है कि आगे आने वाला कॉम्पिटिशन जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल मोड पर ही है। तो डेफिनेटली बैंक्स भी अपनी लेंडिंग को डिजिटल मोड के थ्रू इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू ऑल दीज डिजिटल मोड लेंडिंग्स। तो उस केस में ये जो DBUs हैं, इनका कहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होगा, ये कैसे फ्लोरिश करेंगी, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। पहली चीज़, ये एक्चुअली डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं क्या? अगर RBI का अप्रैल 7 का सर्कुलर देखा जाए तो DBUs present and future electronic banking services provided by licensed bank for execution of financial banking and other transaction or orders or instrument through electronic devices and equipments over website, mobile phones and other digital channels as determined by the bank। तो simplified form में कि किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको ऑनलाइन मोड के थ्रू ऑफर करना। ऑनलाइन मोड मतलब वेबसाइट के या मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू या अदर डिजिटल चैनल्स के थ्रू जो फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको ऑफर करना। जनरली ऐसी यूनिट जो उसको ऑफर करती हैं उनको बोलेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। and it stipulates a subdivision into digital banking and other retail banking। तो basically 2 बैंकिंग सर्विसेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिजिटल बैंकिंग्स और इसके अलावा जो अदर रिटेल बैंकिंग्स होती हैं। एंड द सेंट्रल बैंक हैज़ मेड इट क्लियर, वेरी क्लियर, कि जो ये रूट है DBUs का दैट इज़ ओनली ओपन फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, RRBs के लिए, पेमेंट बैंक्स के लिए, लोकल एरिया बैंक्स के लिए ये रूट एप्लीकेबल नहीं है। एंड दिस ब्रिंग्स सम ऑफ द की और इम्पोर्टेंट इशू इनटू लाइमलाइट। व्हाट आर द की इशूज दैट बैंक्स डू रियली नीड टू गो थ्रू DBUs or for this not going to cheap by any stretch of the imagination? कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे बैंक्स फॉर सेटिंग अप द डिजिटल यूनिट्स और सेटिंग अप द डिजिटल एरिया? इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। ये जो डिस्क्लोजर को लेकर के नॉर्म्स हैं, जो सम्स हैं, वो भी अभी फ़िलहाल एनुअल रिपोर्ट्स में डिस्क्राइब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनीज़ की बात है तो कंपनीज अपने सारे जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं एनुअल रिपोर्ट्स में सब डिस्क्लोज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स और कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट न्यू प्लान्स टेक्नोलॉजी में हुआ है। And still that we do not have any idea how much investments banks have made into this digital area, as some are not even disclosed into their annual reports। जबकि कंपनीज के लिए डिस्क्लोजर मैंडेटरी और कंपनीज जनरली डिस्क्लोज करती है अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स को। तो शायद RBI के पास जो
ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें आरबीआई यही कर सकती है डिजिटल बैंकिंग डीबीयूज को सेटअप करने के लिए कि जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं और एनबीएफसीज के बीच में कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर अलाउ करते हैं, जहां पर जो बैंक्स हैं वो अपनी बैंकिंग सर्विसेज, अदर फिजिकल बैंकिंग सर्विसेज को देखें, जबकि जो एनबीएफसीज हैं वो फिनटेक कंपनी से कोलैबोरेट करके जो डिजिटल बैंकिंग है उस पर्टिकुलर एरिया में काम करें. आफ्टर ऑल, नॉट ओनली इन डिजिटल लेंडिंग रिपोर्ट टू बी ऑपरेशनलाइज सून, बट द आरबीआई हैज ऑल्सो सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक टू मेन स्ट्रीम द न्यू बेस ऑफ फिनटेक. जिस तरह से डिसरप्शन ला रही हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में, बैंकिंग के केस में, तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता. तो एक ये मॉडल आरबीआई के पास है कि बैंक्स और एनबीएफसी से कोलैबोरेशन अलाउ कर दे, जहां पर एनबीएफसी जो हैं वो फिनटेक से कोलैबोरेट करके, जॉइंट वेंचर करके, जो बेस्ट इन क्लास फिनटेक्स हों उनसे कोलैबोरेट करके अपना जो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज उनको ऑफर करें, और जो बैंक्स हैं वो अपनी जो कोर सर्विसेज हैं, जो उनकी कोर, उनका जो रेल्म है उसमें वो ऑपरेट करें. तो बैंक्स के पास एक्चुअली दो ऑप्शन हैं, या तो वो पूरा अपने जो इंटायर डिजिटल फूड चेन है उसमें इन्वेस्ट करें, उसको डेवलप करें, या फिर इस तरह के कोलैबोरेशंस या कलेक्शन ऑन बोर्ड करके अपने डिजिटल जो सर्विसेज हैं उनको ऑफर करें. इसके अलावा जो अनाउंसमेंट हुई है रिसेंटली, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट करी है उसमें डिजिटल ओनली बैंक्स और एनबीएफसीज इन दोनों को ही एक्सप्लिसिटली रेफरेंस में लिया गया है, जबकि आरबीआई का जो अप्रैल 7 का सर्कुलर है उसमें डीबीयूज जो हैं वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं करी गई हैं एनबीएफसीज के, एज इट डज आरआरबीज, पीबीज एंड एलएबीज. इसके अलावा अगर एनबीएफसीज को ये पूरा पावर दिया जा रहा है या एनबीएफसीज को ये डीबीयू सेटअप करने की परमिशन दी जाती है, तो ऑथर का ये भी एक कंसीडरेशन है कि कैसे ये जो एनबीएफसीज है, जो नई कंपनीज हैं, कैसे ये सर्वाइव करेंगी कंपटीशन को. तो जो नई एंटिटीज़ होंगी, हाउ आर दे सर्वाइव टू द कंपटीशन विद बैंक्स विद डीबीयूज. बैंक्स अगर खुद की डीबीयूज डेवलप करते हैं तो कैसे कंपटीशन मेंटेन होगा. आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ अदर दैन बैंक्स, दैट इंक्लूड्स अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, RRBs, PBs, LABs, so definitely these entities are going to have the tough time. इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन होगा जो एंटिटीज़ जिनको डीबीयू सेटअप करने की परमिशन दी जाएगी, व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन पैटर्न फॉर दोज एंटिटीज़. ऐसा नहीं कि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी डीबीयूज ओपन करना ही चाहते हैं, हो सकता है कुछ ना भी ओपन करना चाहे. तो आरबीआई हैज़ ऑल्सो एडेड दैट ईच डीबीयूज मस्ट ऑफर सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सच प्रोडक्ट्स शुड बी ऑन बोथ लायबिलिटी एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट. और अगर लाइबिलिटीज़ रिलेटेड सर्विसेज भी ऑफर करेंगे ये डीबीयू, सो डेफिनेटली जो एनबीएफसीज हैं वो पहले ही पिक्चर से आउट हो जाती हैं. तो ऐसी एनबीएफसीज जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग हैं, दे विल एक्चुअली आउट ऑफ द परव्यू. अगर लाइबिलिटीज़ आर मैंडेटरी, लाइबिलिटी रिलेटेड सर्विसेज आर मैंडेटरी फॉर डीबीयूज टू ऑफर, तो जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज उन पर कोई लाइबिलिटी जैसे सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वो पहले से पिक्चर से आउट हो जाएंगे. तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑथर ने रेगुलेटरी नॉर्म्स को लेकर के, कमर्शियल बैंक्स के इन्वेस्टमेंट को लेकर के, डिस्क्लोजर को लेकर के, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को लेकर के, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट रिलेटेड सर्विसेज को लेकर के, कंपटीशन को रिलेटेड यहाँ पर रेज किए हैं, और कहा है कि किस तरीके से 75 जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट और डिजिटल डीबीयूज जो स्टैब्लिश होनी है वो कैसे स्टैब्लिश होंगी, एनबीएफसी स्टैब्लिश करेंगी, बैंक स्टैब्लिश करेंगे, सेपरेट एंटिटीज होंगी, कोलैबोरेशंस होगा. लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, जिसको ऑथर ने एम्फसाइज किया है. एंड दिस इज़ द लोन थ्रू डिजिटल चैनल्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स. तो ये कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं, आप देख सकते हैं. लोन थ्रू डिजिटल चैनल्स, एनबीएफसीज कितना कर रही हैं डिजिटल चैनल्स के थ्रू लोन, और जो कमर्शियल बैंक्स हमारे शेड्यूल बैंक्स वो कितना लोन कर रहे हैं. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पेनिट्रेशन ऑफ digital banking services into Indian economy. अब देख लेते हैं some other news clips. FM for coordinated actions to aid post-COVID recovery. तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अर्जेंटली बोला है there is a need of coordinated actions among the nation in order to remove the negative or downgrading impact of पैंडेमिक. तो स्विफ्ट इकोनॉमिक रिकवरी के लिए केवल इंडिया की ही इकोनॉमिक रिकवरी की बात नहीं करी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकवरी की बात करी है. तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन की ज़रूरत है अगर कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि जो पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक है उसमें जो एक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजिलियंट फ्यूचर बिल्डअप किया जाए, जिससे कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन अगर दोबारा आती है तो इस तरह का डिस्ट्रप्शन देखने को ना मिले. तो G20 इमर्जिंग
मार्केट इकोनॉमीज़ की मीटिंग जो कि वॉशिंगटन में हो रही है, जहाँ पर कल ये 75 जो DBOs उनका भी अनाउंसमेंट हुआ था, उसी मीटिंग में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अपने इंसाइट्स शेयर किए थे ऑन इकोनॉमिक आउटलुक, जहाँ पर उन्होंने बोला कि कंट्रीज़ को एक साथ काम करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिस्क नियर टर्म पॉलिसी चैलेंजेस सच एज फूड एनर्जी सिक्योरिटी एज वेल एज द ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडाइसेस स्नैप 5-day लूजिंग रन। सो द बेंचमार्क इंडाइसेस स्नैप्ड 5-day लूजिंग स्ट्रीक ऑन वेडनेसडे amidst द इंटरेस्ट इन इंडेक्स हैवीवेट एंड फेवरेबल ग्लोबल क्यूज। तो 5 दिनों से लगातार जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, ये कंटिन्यूसली डाउन हो रही थी, बट वेडनेसडे को कुछ फेवरेबल ग्लोबल क्यूज की वजह से कुछ गेन देखने को मिला जो हमारे बेंचमार्क इंडाइसेस है। सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.02% से इंक्रीज हुआ, निफ्टी में भी सेम पैटर्न देखने को मिला 1.05% का। जो टॉप निफ्टी गेनर्स रहे वो BPCL, टाटा मोटर्स और श्री सीमेंट रहे। अगर लूजर्स की बात करी जाए तो बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक और बजाज फिन सर्विसेज वर द टॉप लूजर्स इन केस ऑफ निफ्टी। और सेंसेक्स में RIL ने जो पूरी जो लीड है, जो इंक्रीज है, ये लीड करी विद 3% इंक्रीज इनटू देयर स्टॉक प्राइसेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IMF प्रोजेक्ट्स जनरल फिस्कल डेफिसिट एट 9.9%. So India's general government fiscal deficit has projected to be at 9.9% of GDP for financial year 23. Why? Because of the rising energy and food prices. तो जिस IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा जिस तरह से एनर्जी क्रूड ऑयल के प्राइसेस या जो अदर एनर्जी सोर्सेज उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के फिस्कल डेफिसिट पर देखने को मिलेगा। जो जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट है, जिसमें स्टेट्स और सेंटर दोनों के, स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट दोनों के ही कंबाइंड डेफिसिट की बात करी है IMF ने, और IMF ने कहा कि 9.9% GDP का इस बार का फिस्कल डेफिसिट इंडिया को देखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, स्पेशली इन केस ऑफ फ्यूल, तो इसका जो प्रेशर है फिस्कल गैप पर वो ज़्यादा देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 23 में, जिसकी वजह से जो डेफिसिट है इंडियन गवर्नमेंट का वो 9.92% तक इंक्रीज कर जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जॉनसन टू ऑफर ऑप्शंस टू कट रिलायंस ऑन रशिया। कल हमने डिस्कस किया कि जो बोरिस जॉनसन है वो इंडिया आ रहे हैं, उनकी इंडिया विजिट हो रही है, स्पेशली इंटरिम ट्रेड डील को साइन करने से, जो इंडिया यूके के बीच जो ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही है उसकी इंटरिम ट्रेड डील को साइन करने के लिए मिस्टर बोरिस जॉनसन जो है वो इंडिया आ रहे थे, उनकी इंडिया विजिट थी। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि रशिया को लेकर के जो इंडिया का स्टैंड है उस पर भी डिस्कशन होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया शुड कंडम द एक्शन ऑफ रशिया। हालांकि इंडिया का जो अभी तक का स्टांस है वो न्यूट्रल है। तो अपनी इस विजिट में ऐसा कहा जा रहा है कि जो बोरिस जॉनसन है दे विल ऑफर टू हेल्प इंडिया टू कट रिलायंस ऑन रशियन ऑयल एंड डिफेंस इक्विपमेंट। इंडिया की जो डिपेंडेंसी है रशिया पर, किस चीज़ को लेकर के, क्रूड ऑयल को लेकर के, डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के, उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए जो मिस्टर बोरिस जॉनसन है ये इंडिया को हेल्प ऑफर करेंगे, जिससे कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल मैनर में अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरनेशनल फोरम में रख सके। अभी फ़िलहाल के लिए जो एंटिसिपेशन है मिस्टर बोरिस जॉनसन का, जो अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज़ का, वो ये कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है रशिया पर वो बहुत ज़्यादा है, मोर स्पेसिफिकली एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के और डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि दे विल यूज़ देयर डिप्लोमेटिक स्किल एंड टू प्रोवाइड ब्रीफ रिस्पाइट फ्रॉम द लो रेजिंग एट होम। और इंडिया को वो ऑफर करेंगे कि उनको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट इंडिया को या ऑप्शंस इंडिया को ऑफर करेंगे, जिससे कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है रशिया पर वो रिड्यूस हो सके और इंडिया भी कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी लाइन को ज्वाइन कर सके in order to condemn the Russia, in order to restrict the Russia. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.